प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वही कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है। आज ओलंपिक खेलों के संदर्भ में इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री राकेश थपलियाल जी को, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और खेल टुडे जो मैगजीन है उसके संपादक है। आज उनसे हम ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जैनेंद्र जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, खेल की शुरुआत होने में बस अब कुछ दिन ही बाकी हैं। टोक्यो में 23 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी। 8 अगस्त तक ये खेल चलेंगे और ये ओलंपिक खेल जो 2020 के थे अब 2021 में हो रहे हैं, पर नाम मेरा ख्याल है वही रहेगा, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020। जी बिल्कुल, नाम वही रखा जाएगा और बहुत ही बेताबी के साथ खिलाड़ी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोरोना काल में हम सब ने देखा कि कितनी दिक्कतें खिलाड़ियों को हुई होंगी। कुछ खेल तो ऐसे थे उनके लिए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत थी, जैसे कि आप देखेंगे तैराकी के अंदर कई पूल खुल नहीं रहे थे, घरों में खिलाड़ी पड़े हुए थे और कितने खिलाड़ियों ने तो घरों से दूर महीनों विदेशों में रह के बिताए हैं। हाँ। इस कोरोना काल की वजह से किस मानसिक तनाव से खिलाड़ी गुजरे हैं। और उसके बाद लेकिन अब जब हम खिलाड़ियों से बातचीत की है तो खिलाड़ी सारे बड़े संतुष्ट भाव से और एकदम ओलंपिक की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं। देखिए, एक बात तो राकेश जी तय है कि चूंकि कोई ये तो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें मेडल के लिए आदमी खेलता है और कोशिश करता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना, उस इवेंट का हिस्सा बनना, यानी खेल को खेलना और खेल की भावना से खेलना, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो पूरी दुनिया को एक मंच पर लाकर जोड़ देती है। जैनेंद्र जी, मैं बताऊं कि पिछली बार ओलंपिक या उससे पहले जब हम खिलाड़ियों से बात करते थे कि भाई आप वहां जा रहे हैं तो क्या आपकी इच्छा है, तो कई खिलाड़ी बताते थे कि हमारी इच्छा रोजर फेडरर के साथ मिलने की है। तो उम्मीद करते हैं कि खेल गांव में जब हम खाने पे जा रहे होंगे या किसी और चीज में भाग ले रहे होंगे तो उस समय रोजर फेडरर वहां हमें मिल जाएं तो उनके साथ एक मुलाकात हो सके। तो मुझे लगता है वो चीज शायद अब इस बार नहीं हो पाएगी। दरअसल एक बात तो है, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है कोविड का, और इस खतरे से बचने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भीड़ कहीं भी कम से कम इकट्ठी हो। तभी जो है, चूँकि खेल होना है, ज़रूरी है, मजबूरी है, तो खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है, जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं वो होंगे वहाँ पर, लेकिन दर्शकों के लिए या अन्य के लिए वो उपस्थिति ना हो, ये ध्यान रखा जाएगा ताकि ऐसे कोई कोविड की महामारी को कहीं मौका ना मिले किसी तरह से अपने पाँव पसारने का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसी वजह से जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं सारी तैयारियों का फर्स्ट हैंड जायजा लेने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, कहीं कोई लास्ट मोमेंट पे कमियां ना रह जाएं या कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे, मतलब मेन चीज आप ये देखिए कि खिलाड़ियों को बचाना है किसी भी तरह से, क्योंकि खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। जैनेंद्र जी, आप जानते हैं कि ओलंपिक्स एक ऐसी चीज है कि इसकी जो एक साइंटिफिक तैयारी होती है, साथ साथ मानसिक तैयारी भी होती है। कोचेस, बड़े बड़े खिलाड़ी हम कार्ल लुईस के जमाने से देखते आ रहे हैं कि उनका इवेंट किस दिन होना है, किस समय पर होना है, ये उनको पहले से ही पता होता था। उसके हिसाब से वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपना तैयारी करते हैं कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पे हमारी इवेंट होगी, तो उस दौरान हमारे शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए। शरीर बिल्कुल एकदम सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होना चाहिए कि वहां पर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो वो आप देखिए 1 साल आगे चीजें खिंच चुकी हैं और उहापोह की स्थिति रही है पिछले 3 महीने तक भी कि ओलंपिक्स होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर काफी चीजें थी। और अब ये हो गया कि भाई ओलंपिक्स तो होंगे ही होंगे और उसके लिए जो भी किया जा सकेगा, जो भी रोक लगाई जा सके, वो सब चीजें होगी। तो ओलंपिक्स को कराने के लिए आईओसी और जापान के लोग, टोक्यो के लोग, सारे लोग कटिबद्ध हैं कि भाई इसको कराना ही कराना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। और खिलाड़ियों से, अधिकारियों से सबसे बड़ा सहयोग इसमें मांगा गया है। सब देशों से कहा गया कि भाई आपको कम से कम अपने अधिकारी, सपोर्ट स्टाफ, उनको कम कीजिए। जो खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो उनके साथ अधिकारी लोग आते हैं तो उनको जरा कम कीजिए। तो ये चीजें हैं जो आज तक इन चीजों का सामना नहीं किया गया ओलंपिक्स के अंदर, ताकि जो लोग खेल में या जैसा आपने कहा कि टेक्निकल स्टाफ है वो रहे, जो बहुत जरूरी हैं वो वहां पर रहे, जिनके बिना खेल हो पाना संभव नहीं है। वैसे भारत का जो दल है, मेरा ख्याल है इकट्ठे तो सभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से एयर इंडिया की यहाँ से रवाना होने वाला मैंने सुना है। जी बिल्कुल, वो उनके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है और कुछ खिलाड़ी तो विदेशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे शूटिंग की टीम क्रोएशिया में है काफी टाइम से, उन्होंने
वहीं वर्ल्ड कप में भाग भी लिया और वो वहीं से वहीं पहुंचेंगे। हाँ। उनको यहाँ वापस आना, क्योंकि यात्रा के दौरान भी सब वही फिर कोरोना के संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा रहता है, तो उनको विदेश में वहीं से वहीं पहुंचेंगे। तमाम हमारे कई एथलीट्स भी विदेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो भी लोग वहीं से डायरेक्ट पहुंचेंगे। वहां जाके कुछ प्रोसीजर्स भी फॉलो करने होंगे, जाहिर सी बात 3 दिन 4 दिन 6 दिन का जो क्वारंटीन टाइम होगा वो असल में क्या है कि आप किस किस कंट्री से आ रहे हैं, तो उसके हिसाब क्वारंटाइन से। का जो हिसाब होगा वहाँ जी। भी वो सारी चीजें फॉलो करनी होगी। वो ऑन पेपर सबको मालूम है, इंडियन ओलंपिक बिल्कुल। एसोसिएशन को मालूम है, भारत सरकार खेल मंत्रालय को मालूम है, तो वो सब उनकी प्लानिंग बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसके हिसाब से की गई है। तो आप ये समझिए कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, उनके लिए कोचेज की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था, उसके साथ साथ जो ये कोरोना प्रोटोकॉल हैं हाँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है टोक्यो की, उन सबको फॉलो करना, उनको बिल्कुल नजर रखना, क्योंकि उसमें कहीं भी एक भी चूक हुई तो एक खिलाड़ी भाग लेने से वंचित हो सकता है। तो जो अधिकारी हमारे साथ जाएंगे या जो हिंदुस्तान में बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे, तो उनके लिए बड़ी जिम्मेवारी है। अच्छा, वैसे जो हमारा भारतीय दल जा रहा है, मैंने सुना है कि इस बार पहले की अपेक्षा, पिछली बार शायद 117 गए थे जब रियो ओलंपिक्स में, तो इस बार तो उससे बड़ा दल जा रहा है। जी बिल्कुल। आप देखिए ओलंपिक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज जैनन जी ये है कि जो क्वालिफाई करता है हाँ। उसके जाने की मैक्सिमम संभावना रहती है। तो इसका मतलब ये माने कि इस बार ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया, अच्छा किया है। और आप देखिए कि लगभग 126 बताया जा रहा है कि 126 खिलाड़ी हमारे जाएंगे और 70 से 75 के बीच उनके साथ जो अधिकारी होंगे। तो खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, परफॉर्म किया है, वो वहाँ पर गए हैं। लेकिन एक खिलाड़ी मैं जानता हूँ कि चिंकी यादव, वो निशानेबाज है भारत की, उनका आप देखिए कि कितना तगड़ा कंपटीशन है कि चिंकी यादव ने अभी दिल्ली में मार्च में वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग का, उसमें गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड की नंबर 1 शूटर हैं, उसके बावजूद भी उनको भारतीय टीम में स्थान नहीं मिल पाया है, क्योंकि उन शूटरों को तवज्जो दी गई जो लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 1 साल 1.5 साल का प्रदर्शन देखा गया। तो जब वर्ल्ड नंबर 1 और शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी को भी जगह नहीं मिल रही, तो आप सोचिए कि कितने जबरदस्त ढंग से क्वालिफाई करके अच्छे बेहतर ढंग से हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश थपलियाल जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। दौर इस समय ऐसा है जो पूरी दुनिया की नजरें जो है वो टोक्यो पर होंगी, यानी ओलंपिक खेलों पर होंगी, और भारत का 124 खिलाड़ियों का दल जो है वहां उसमें भाग लेने के लिए जा रहा है, जिसमें से 69 पुरुष खिलाड़ी हैं और 55 महिला खिलाड़ी हैं। और 17 इवेंट्स में मैंने सुना है कि राकेश जी हमारे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कई तो पहली बार भारत उसमें हिस्सा ले रहा है, कई तरह के इवेंट्स ऐसे हैं। इन खिलाड़ियों में, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वाकई लगता है कि ये तो जन्मजात खिलाड़ी हैं, बाय बर्थ ये उसी जज्बे के साथ पैदा हुए हैं। कितनी मुश्किल, कितनी चुनौतियों से होकर आज यहाँ ये पहुंचे हैं इसमें से कई खिलाड़ी। उनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया था। मुझे लगता है कि एक बार हमें उसे सुनना चाहिए राकेश जी। जरूर, है ना। हम उस सुनते हैं और उन खिलाड़ियों के नामों को भी जरा अपने जहन में हम बिठाते हैं, क्योंकि वाकई ये खिलाड़ी जमीन से बहुत सारे संघर्षों से होते हुए खड़े हुए अपने पैरों पर, और आज वो भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल करके आते हैं। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी माँ और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों,
जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है। टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं। एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। यह है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी हैं सीए भवानी देवी जी। नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे, इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों, में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूँ। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। राकेश जी, आपने तो जब ये मन की बात प्रसारित हुआ था और जब ये प्रधानमंत्री जी ने बातें कही थी, तब भी आपने बड़े ध्यान से सुनी थी। ये इन चीजों का क्या फर्क पड़ता, क्या असर पड़ता है? देखिए, बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको बताऊं, पिछले ओलंपिक्स में हमारे जो खिलाड़ी थे, उनको जब जाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर प्रेरित किया, शुभकामनाएं दी, तो बैडमिंटन के हमारे जो चीफ कोच है पुलेला गोपीचंद, उन्होंने बताया कि भाई उससे खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ कि देश के हमारे प्रधानमंत्री, एक तो देखिए बड़े खेल प्रेमी प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस पद को छोड़ा। तो खेल प्रेमी है, खिलाड़ियों की समस्याओं को जानते हैं। सबसे बड़े जो हम खिलाड़ियों से चर्चा करते हैं ना, तो खिलाड़ी इस बात से बड़े प्रसन्न होते हैं कि प्रधानमंत्री जी को उनके संघर्ष के बारे में पता है कि कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और आपने इस बार की मन की बात की, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि सारी जनता से उन्होंने अपील की कि आपको खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं आने देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल। और ये एक ऐसा पिन पॉइंट उन्होंने किया है। मैं कहता हूं कि देखिए, ओलंपिक्स जैसी जो इवेंट होती है ना, इसमें खिलाड़ियों में दबाव का बहुत बड़ा खेल होता है। आप देखेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो दूसरे इवेंट्स होती हैं, वर्ल्ड कप होता है, एशियन गेम्स होते हैं, एशियन चैंपियनशिप होती है, उसमें मेडल जीतते हैं। लेकिन जब ओलंपिक्स आता है तो पता लगता है वो खिलाड़ी कुछ घबराए से महसूस करते हैं, अपने कुछ नर्वस हो जाते हैं। तो
उसी को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये सबसे अपील की है कि आप खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, उनके ऊपर दबाव ना आने दें। और साथ साथ देखिए खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कितनी अच्छी बात की कि आप वहां पर खेले भी लेकिन लोगों का दिल भी जीतें। वाह, तो कितनी और अच्छी बात है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूर आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप चैंपियन बनते हैं। जो 4 चीजें उन्होंने बोला कि टैलेंट होता है, डिटर्मिनेशन होता है आदमी के अंदर, डेडिकेशन होता है, लेकिन साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना भी जरूरी है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि खेलों में हम अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन कोई ऐसी हरकत हमारे से ना हो जाए ओलंपिक जैसे मंच पर, जहां पर कि 200 से ज्यादा देशों का पार्टिसिपेशन होता है, कि भारत का नाम वहां पर खराब हो। तो ये अधिकारियों और खिलाड़ी दोनों के लिए है कि आपको मैदान के अंदर और बाहर अपना व्यवहार भी बहुत अच्छा लोगों के साथ रखना है, उनका दिल जीत के आना है। ये बड़ी कमाल की बात है। देखिए प्रधानमंत्री महोदय जो है वो एक दोस्त के रूप में भी, एक गार्जियन के रूप में, एक गाइड के रूप में, मोटिवेटर के रूप में हर तरह से हमारे साथ जुड़ते हैं। इस समय खिलाड़ियों से उन्होंने जिस तरह की अपेक्षा की, देशवासियों से जो अपेक्षा की है, उसका निहित मायने कितना मतलब उसमें गहराई है और कितना महत्वपूर्ण है वो सब। एक चीज ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स को लेकर थोड़ी चर्चा करें उससे पहले भारत सरकार पिछले कई सालों से खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने या पूर्व खेल मंत्री जी ने भी ये बार बार ये बात कही कि पैसे की कमी की वजह से किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि उसके पास ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं, उसके पास इक्विपमेंट्स के लिए पैसा नहीं है। तो इन तैयारियों के लिए भारत सरकार की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं उस पर थोड़ी रोशनी आप जरूर देखिए, डालें। बहुत ही ये गजब का काम हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी 2016 में जब ओलंपिक्स हुए थे रियो की, और उसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, 2 पदक लेकर हम आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे निराश नहीं होना हमें, हमारा टारगेट 2028 का ओलंपिक्स है, तो हमें मेहनत करनी है, कहाँ कमियां रहेगी उन चीज़ों को पकड़ना है। और पैसे की कमी वो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि किसी कीमत में होने नहीं दी जाएगी। एक उनका सपना था कि देश के हर जिले से एक खिलाड़ी ओलंपिक्स तक पहुंचे। आज जो वो दूर दराज के खिलाड़ियों की चर्चा करते हैं, उनके संघर्ष की चर्चा करते हैं, वो इसी वजह से। तो लोगों ने सवाल किया था कि कैसे आएंगे जब तक जिले लेवल पे आप सुविधाएं नहीं पहुंचाएंगे। तो आप देखिए, खेलो इंडिया के कार्यक्रम के तहत हजारों सेंटर्स खोलने की उन्होंने प्लानिंग कर दी है, बहुत से खोल भी दिए कि लोगों के नजदीक खेल की सुविधाएं वहां पर पहुंचे। और पैसे की कमी, पहले हम सुनते थे भाई इक्विपमेंट के लिए नहीं है पैसा, ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, विदेश में जाना है भाई इतना खर्चा नहीं उठा सकते। आज की स्थिति ये है कि ट्रेनिंग वगैरह के लिए तो सब पैसा मिल रहा है, ऊपर से आपको पॉकेट अलाउंस भी मिल रहा है। अच्छा। जो एक भारत सरकार की स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, अच्छा। उसमें वो खिलाड़ी लिए जाते हैं जो ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना रखते हैं, जो हमारी ओलंपिक की उम्मीद है, उन खिलाड़ियों को उसमें रखा जाता है। तो उन खिलाड़ियों को 50,000 रुपए प्रति माह पॉकेट अलाउंस दिया जाता है, जिसका कोई हिसाब उनसे नहीं लिया जाता। जो भी आपकी जरूरत हो आप उसमें खर्च कर सकते हैं। तो उस टॉप स्कीम में आने के लिए भी खिलाड़ियों के अंदर बड़ा अच्छा कंपटीशन रहता है, निश्चित रूप से, कि भाई हम इसमें आ जाएं। हाँ। उसमें आते ही क्या है कि आपको विदेश में इतने दिन की ट्रेनिंग के लिए सुविधा मिलेगी जहां आप चाहें। आप देखिए, पहले फेडरेशन तय करती थी, लेकिन इस स्कीम के तहत ये सुविधा दी गई क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार समीक्षा करते हैं। अच्छा, तो खिलाड़ी खुद जहां चाहे, खिलाड़ी खुद तय करे कि विदेश में वो कहां जाना चाहता है और किससे ट्रेनिंग लेना चाहता है। फिक्स है हाँ। कि इतने दिन आप अपनी मर्जी से एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच से ट्रेनिंग जाके ले सकते हैं। अरे वाह। तो ऐसी सुविधा खिलाड़ी को मिलेगी। यही आप देखिए, कोई खिलाड़ी आपको सुविधाओं का रोना रोता हुआ नहीं मिलेगा, कम से कम शीर्ष स्तर का तो नहीं मिलेगा। ओलंपिक लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी, इतनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, और जो पुरस्कार मिलते हैं उनकी पुरस्कार राशि कितने कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई एकदम से। तो कमी तो पैसे की, अब वो इक्विपमेंट की, ये सब चीजें तो मुझे लगता है बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो खिलाड़ियों को इतना सब मिल रहा है, लेकिन खिलाड़ियों को पता है जो निचले स्तर के हैं कि उस स्तर पर जब हम आना है हमें, तो हमें बड़ी जी तोड़ मेहनत करनी है। और प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितनी बारीकी चीज पकड़ी। मन की बात में उन्होंने बताया कि एक पैदल चाल की हमारी एथलीट है मेरठ की, प्रियंका गोस्वामी जी। उसका उन्होंने जिक्र किया कि वो बिटिया जो है, लोगों को जब मेडल मिलता था उसके साथ एक बैग इनाम में मिलता था, तो उसको पाने की उसके अंदर इच्छा थी, उसे वो बैग बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो उसने मेहनत की इसलिए कि खिलाड़ी बनने के लिए कि भाई मैं एक दिन जब पदक जीतूं तो मुझे वो बैग उस तरह से मिले। तो देखिए, छोटी छोटी इच्छाएं हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की कैसी कैसी हैं। तो कमियां तो नहीं है, और टॉप क्लास सुविधाएं मिल रही हैं, कोई सुविधाओं का रोना नहीं रोता। विदेशों में आप देखिए, हमारे शूटर कितने दिन से विदेश में, क्रोएशिया के अंदर, बिल्कुल, तमाम दूसरे खिलाड़ी भी हैं, सब विदेशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं फर्स्ट क्लास, जिस कोच से वो चाहते हैं उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं सबको यहाँ पर मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है 2016 के ओलंपिक के बाद मन की बात में ही कहा था कि सारे लोग अपना इसमें सहयोग दें, जो आपके सुझाव हैं आप मुझे दीजिए, और राज्यों से कहा था कि आप भी बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों के लिए कीजिए। हर राज्य 1-1, 2-2 खेलों को अपना ले और उसमें खिलाड़ियों को
बेहतर ढंग से तैयार करे तो जो हिंदुस्तान है वो जो 2028 के ओलंपिक का टारगेट रखा गया है जी। तो उसमें वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगा। मुझे लगता है जैसे अब हरियाणा दिल्ली का बिल्कुल पड़ोसी राज्य है, हरियाणा में ही देख ले, जो अभी 124 या 26 जो हमारे सदस्य जा रहे हैं इस बार ओलंपिक खेलों में, उसमें मेरा ख्याल है 31 या 32 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ हरियाणा के हैं, 30 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। तो इसका मतलब कि एक स्टेट में इतनी सारी उनको सुविधाएं, बल्कि उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है। वो तो एक आदर्श राज्य बन गया हरियाणा। तो हरियाणा ने जिस तरह से 6 करोड़ गोल्ड मेडल के अनाउंस किया, उसके अलावा उसने 4 करोड़ कहा कि रजत पदक को देंगे और 2.5 करोड़ रुपया जो कांस्य पदक लेके आएगा उसको मिलेगा। उसके देखा देखी दूसरे राज्य भी आगे आए हैं। एक चीज और खास बात है, देखिए जब ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी भी इतने बड़े इवेंट की, कोई भी, अब ओलंपिक तो उससे बड़ा तो कोई इवेंट होता नहीं खेलों का दुनिया में, अब उसमें देश का प्रतिनिधित्व करना और स्टेडियम में चाहे ओपनिंग सेरेमनी हो या क्लोजिंग सेरेमनी हो, राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलना, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़े सम्मान की बात है। खिलाड़ी अपने आप में एक सम्मान देश के लिए लाता है, लेकिन उसमें भी ये मोमेंट बड़ा खास हो जाता है किसी खिलाड़ी के लिए। इस बार किसको ये मौका मिल रहा है? देखिए, इस बार के लिए एक आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भाई पुरुष और महिलाओं को समान स्तर पे लाना है हमें। हाँ। तो एक महिला को भी आप ध्वजवाहक रखिए ओपनिंग सेरेमनी में, अच्छा, और एक पुरुष को रखिए आप। तो यही वजह थी कि इस बार हमारे हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनका तीसरा ओलंपिक है। हॉकी में हमने सबसे ज्यादा मनप्रीत सिंह जो कप्तान है हॉकी के, उनको ये मौका दिया गया। और महिलाओं को, एक महिला को भी देना था, तो मैरी कॉम जो 2012 की कांस्य पदक विजेता है मुक्केबाज, उनको ये मौका यहाँ पर 6 बार की विश्व चैंपियन है, बिल्कुल, और बहुत बड़ा नाम है मैरी कॉम का। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कहीं ये इच्छा भी अब जाहिर कर ही दी है कि आखिरी ओलंपिक होगा उनका। हाँ बिल्कुल, वो उम्र के हिसाब से उसमें है, उसमें, लेकिन उनका पता कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उनका जज्बा बहुत कमाल जज्बा उनके अंदर है, और मेहनत करने बहुत की जुझारू और दृढ़ निश्चयी जिस तरह की वो हैं, वो तो सारी खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बनी हुई है। और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए पहलवान बजरंग पूनिया को रखा गया। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बहुत ही अच्छा ये किया है, महिला और पुरुषों की बराबरी को देखें। और आप अभी दल की अगर हमारे बात करें तो 56% पुरुष हैं और 44% महिलाएं हैं। और ये सब देखिए क्वालिफाई की हुई है अपनी काबिलियत पे, तो वो वहां पहुंचे महिलाएं हैं। पीछे नहीं है। पिछले ओलंपिक में भी 54 थी, इस बार भी 55-56 के करीब महिलाएं हैं। तो मतलब बराबरी पे एकदम चल रही हैं। वो उसका इसी नतीजा है कि लड़कियों को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं और उनको पूरी सुरक्षा भी दी जा रही है। एक अच्छे माहौल के अंदर स्टेडियम्स में हर जगह हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि गांव-गांव तक ये सुविधाएं पहुंचे खेलने के लिए, और लड़कियां प्रेरित हों। तो लड़कियां बहुत प्रेरित होकर, और क्योंकि मैंने देखा लड़कियां जब किसी काम में लगती हैं, खासतौर पर जो महिला खिलाड़ी हैं, वो इतनी ज़बरदस्त मेहनत से लगती हैं ना कि वो पुरुषों को पीछे छोड़ देंगी। और जिस तरह से चल रहा, आप देखिए कि आने वाला ओलंपिक ऐसा आएगा कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम आगामी 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राकेश थपलियाल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे, और बहुत सारी जो हमने सामान्य चर्चाएं की हैं, अब हम अलग अलग खेलों को लेकर थोड़ी चर्चा राकेश जी आपसे जरूर करना चाहेंगे। और मुझे लगता है, मुझे तो अभी मिल्खा सिंह जी की बात याद आती है, क्योंकि पिछला कार्यक्रम हमने उन्हीं पर आधारित किया था, और वो उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि एथलेटिक्स जो है वो सारे खेलों में बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस बात का, क्योंकि सही मायने में माना जाता है कि ये उस मूल भावना को प्रेरित करता है। और इस रूप में भारत की तरफ से जो खिलाड़ी, यहाँ मेरा ख्याल है 26 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इस बार अलग अलग एथलेटिक्स के इवेंट्स में, क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, अब संभावनाएं तो आपको मैं बताऊं कि एथलेटिक्स को एक तो मदर इवेंट्स कहा जाता है। ओलंपिक्स खेलों का जो मूल भाव था वो एथलेटिक्स को लेकर ही था। हाँ। सबसे बड़ा आकर्षण भी एथलेटिक्स ही होता है। हाँ। और एक ज़माना हमने तो देखा है कि 100 मीटर का जो चैंपियन होते थे, चाहे पुरुष और महिला के, इनका जब फ्रंट पेज पे फोटो छपता था वो दौड़ते हुए, तो वो सबसे बड़ी मतलब इवेंट मानी जाती थी। और हमारे यहाँ देखिए कि एथलेटिक्स में खिलाड़ी का भी स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि एक ऐसी इवेंट जेवलिन थ्रो के अंदर हमारे पास वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, नीरज चोपड़ा। उन्होंने इस इवेंट को एक ग्लैमर ही दे दिया। बनारस के शिवपाल सिंह, उनका पूरा परिवार ही जो है वो इसमें रचा बसा है। और ये दोनों हमारे जो एथलीट हैं, मैं आपको बताऊं कि ये क्या कर रहे हैं कि इस समय लगभग 85 मीटर के आसपास जेवलिन फेंक रहे हैं। अच्छा। और पिछले अगर हम ओलंपिक्स के देखेंगे विनर को, तो वो 85 से कम में गोल्ड मेडल आया था। तो ये दोनों हमारे जो ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने
नीरज चोपड़ा ने खास तौर पे जेवलिन थ्रो को एक ग्लैमर दे दिया। जेवलिन थ्रो की कभी कोई चर्चा भी नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने इसको एक ऐसा ग्लैमर दे दिया और वर्ल्ड क्लास इनका प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, पिछले जो एशियन खेल हुए थे जकार्ता में, इंडोनेशिया में, वहां बहुत तेजी से उभरे थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, और उसके बाद से उसको सस्टेन भी किया है, बल्कि उसमें और बहुत इंप्रूवमेंट भी उनको देखने को मिली। इसीलिए मुझे लगता है कि उम्मीदें भी ज्यादा इनसे की जा रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ओलंपिक्स का 84.518 मीटर पे गोल्ड मेडल डिसाइड हुआ था। अच्छा। पिछले ओलंपिक्स के अंदर। हाँ। तो इनकी संभावना बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि जो दूसरे एथलीट हैं उनके प्रदर्शन में भी सुधार होता है। कहीं ना कहीं 4 साल का वक्त, अब तो बल्कि 5 साल का वक्त हो गया। जी। तो मुझे लगता है कि ये पदक की दौड़ में अच्छे ढंग से हैं। महिलाओं में अनु रानी भी जेवलिन थ्रोअर हमारी जा रही हैं, वो भी अच्छा कर रही हैं। अनु की रैंकिंग भी मेरा ख्याल है 18वीं रैंकिंग है विश्व की। देखिए, जब रैंकिंग तो क्या, लगातार आप प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो होती है, लेकिन जब आप ओलंपिक्स में उतरते हैं ना, तो ये रैंकिंग सब पीछे छूट जाती है। उस दिन तो आपने जिसने जोर लगा दिया, उस समय जो परफॉर्म किया, जो आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, क्योंकि पहले हम ये सोचते हैं कि भाई दूसरा खिलाड़ी हल्का करेगा तब हमारे चांस बनेंगे, लेकिन हमारे इस समय एथलेटिक्स के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं ये जो कि ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से पदक के बहुत नजदीक जा सकते हैं, पदक जीत भी सकते हैं जी। तो ये इनकी पूरी ये संभावनाएं हैं। बाकी जो हमारे खिलाड़ी, आप देखिए कि कई चीजों में ऐसा है कि वॉक के अंदर अच्छा कर देते हैं, मैराथन में हमारे खिलाड़ी अच्छा करते हैं, अच्छे ढंग से क्वालिफाई करते हैं, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे हम लोग पीछे चल रहे हैं। अभी जो कि महिलाओं में 100 मीटर और 200 मीटर में दुती चंद जो है वो हिस्सा ले रही, और ये दूसरा ओलंपिक है मेरा ख्याल है उनका। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए दुती चंद का भी क्या है कि इसमें 100-200 मीटर में टाइमिंग से पता लग जाता है। हाँ। अगर आपका गैप है तो उस गैप को पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो क्या उम्मीद करते हैं कि हम 0.5 सेकंड की इंप्रूवमेंट उसमें कर लेंगे, तो वो कितना उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या है कि लगातार जब आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें जाएंगे, तो उस लेवल को जब आप देखते हैं तो हो सकता है ये ना जीत पाए, लेकिन जो आने वाले हमारे एथलीट्स हैं, जो जूनियर एथलीट्स इनको देख रहे हैं वहां पर कि फाइनल तक पहुंचे, पहला तो टारगेट ये है कि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो फाइनल में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद तो आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इतना तगड़ा कंपटीशन होता है। देखिए, ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में अभी तक तो कोई ऐसा हमें पदक उस रूप में मिला नहीं है, लेकिन मिल्खा सिंह जी जब चौथे नंबर पर आए 1960 में रोम ओलंपिक में, तो एक उम्मीद बनी कि देश के लोग, भारतीय भी वहां तक पहुंच सकते हैं। पीटी उषा जब बाद में उस स्तर पे पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी मेरा ख्याल है चौथे नंबर पर उनकी टीम रही थी जो रिले रेस में। तो एक उम्मीद तो बनती है, लोगों को प्रेरणा तो उससे मिलती है। लेकिन इस बार जो 4x400 का रिले का है, मेरा ख्याल है पहली बार पुरुषों की टीम हिस्सा ले रही, अनस जिसमें है पुरुष का, उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा उसमें। हाँ। है ना। इसमें क्या है कि एक मिक्स्ड इवेंट भी रखी गई है। इस ओलंपिक की एक खासियत है, इसमें जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये टारगेट है कि पुरुष और महिलाएं बराबर संख्या में इसमें आए, महिलाएं पीछे न रहें और ज्यादा संख्या में उनका पार्टिसिपेशन हो। तो उन्होंने इसमें मिक्स्ड इवेंट्स रखी है। अच्छा, वो किस तमाम कई खेलों में, जैसे इसमें आपने रिले का जिक्र किया, तो रिले में 2 पुरुष दौड़ेंगे, 2 महिलाएं दौड़ेंगी, इससे आकर्षण भी बड़ा रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये एथलेटिक्स के अंदर जो मिक्स्ड इवेंट है रिले की, वो भी इसमें शामिल रहेंगी। रिले में हम जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अगर हमारे ज्यादा से ज्यादा एथलीट फाइनल में पहुंचते हैं एथलेटिक्स के अंदर, तो एक उपलब्धि रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो आने वाला अगला ओलंपिक्स होगा उसमें हम पदक जीतने के नजदीक आए। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं राकेश थपलियाल जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश जी, और तमाम साल भर चलने वाली गतिविधियों पे, खेल गतिविधियों पे उनकी दृष्टि तो रहती है, नज़र रहती है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया का जो फोकस है, जो आकर्षण का केंद्र है, वो टोक्यो है, क्योंकि वहाँ पर ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हो रहा है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, उसमें हमारी भारतीय टीम अब तक की जो सबसे बड़ी टीम है, और ये बड़ी बात है, खुशी की बात है कि ज़्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, इसलिए ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं। उन्हीं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और अब थोड़ी सी चर्चा शूटिंग के बारे में जरूर राकेश जी करना चाहेंगे, क्योंकि शूटिंग भी ऐसा खेल है जो भारत ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बल्कि अभिनव बिंद्रा, जब मेरा ख्याल है 2008 में उनको गोल्ड मेडल मिला था, और बीजिंग में, उसके बाद से बहुत सारे नए शूटर्स पैदा हुए, और वो कहते हैं कि हम अभिनव बिंद्रा की परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पे देख के हमें भी प्रेरणा मिली। मतलब इसमें अगर अपूर्वी चंदेला का जिक्र करें, या ऐसे और भी बहुत सारे हैं। देखिए, पहले जैसे राज्यवर्धन राठौर थे, उन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में उस बैरियर को तोड़ा कि भाई आप व्यक्तिगत पदक शूटिंग में जीत सकते हैं, वो सिल्वर मेडल लेके आए। उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ा बैरियर तोड़ दिया। पूरी दुनिया को पता चला कि भाई गोल्ड मेडल भी हिंदुस्तान के शूटर जीत सकते हैं। तो तमाम सुविधाओं की भी कमी होती थी, ऐसी सुविधाएं होती नहीं थी। उसके बाद जो शूटिंग फेडरेशन है, उसने जूनियर खिलाड़ियों के लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चलाया। अच्छा।
जूनियर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया। उसकी वजह से आज देखिए कि हमारे पास ये बच्चे कितने 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, ऐसे ऐसी उम्र के बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। हाँ, बिल्कुल। सौरभ चौधरी 20 साल से कम उम्र और वर्ल्ड में नंबर 1 भी है। वर्ल्ड कपों में आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं लगातार। हाँ। हैं। और मनु भाकर आप देखिए, अभी कॉलेज की स्टूडेंट है और लगातार वर्ल्ड कप वगैरह में पदक जीतती हैं और वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है पूरी दुनिया में। तो हमारे निशानेबाजों की अब दहशत है दूसरे देशों के ऊपर। बिल्कुल। पहले हमारे जो निशानेबाज है वो घबराते थे दूसरों को देखकर और उनके आधुनिक इक्विपमेंट देखकर, एकदम लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। हाँ। आज हमारे निशानेबाजों के पास वो सब चीजें उनको शुरुआती स्टेज से मिलने लग गई। पहले कारतूस नहीं मिलते थे अभ्यास करने के लिए, आज कोई निशानेबाज ऐसा नहीं मिलता जो कहे कि भाई कारतूस नहीं मिल रहे हैं। तो गोलियां अवेलेबल हैं, बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल है और ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा साल उनका चलता है। बेहतरीन से बेहतरीन कोच उनको दिए जाते हैं और ये सारा सरकारी खर्च पर। सरकारी खर्च पे, विदेशों में ट्रेनिंग मिलती है उनको। तो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो शूटिंग की हमारी टीम है वो इटली में, शायद वहाँ पर क्रोएशिया में है, वहाँ पर अभी वर्ल्ड कप हुआ। वहाँ पर हमने हमारी लड़की राही सरनोबत ने 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है जी। तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उसका रहा है। एक रजत पदक भी जीता है जो मिक्स्ड इवेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो इसमें भी है 10 मीटर की एयर पिस्टल में, उसमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी ने। और ये कई वर्ल्ड कप की मिक्स्ड इवेंट में ये जीत चुके हैं। तो ये मिक्स्ड इवेंट जो है ना, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा रही है, क्योंकि हमारी लड़कियां भी युवा अच्छा कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं और उनकी जोड़ी भी। तो वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, टीम इवेंट में हमने पदक जीते हैं। तो जो ये वर्ल्ड कप हुआ इसमें वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जैसा हम सोचते थे। हमें और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी कि एक ही गोल्ड मेडल आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबका टारगेट ओलंपिक्स पे होगा। उसमें वहां पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, 15 शूटर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। उसमें से आप देखिए कि 15 सदस्य टीम हमारी, ये बिल्कुल इनके ऊपर ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं कि 4, 5, 6 कुछ भी पदक इसमें आ सकते हैं। क्योंकि शूटिंग में आप देखिए पर्टिकुलर उस दिन आपका माइंडसेट कैसा रहता है, उस दिन आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो बड़ा महत्व रखता है। लेकिन कम से कम इन बच्चों में क्या है कि सबके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है। अब वो ये बात नहीं है कि दूसरे की जो निशाने लगते हैं ठाए ठाए उससे घबराएंगे या प्रेशर में आएंगे, वो सब चीज़ें नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत हैं, सुविधाओं से बहुत मजबूत हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको हो सकता है कि ये लग सकता हो कि भाई इतनी सुविधाएं हमें मिलती हैं, अगर हमने पदक नहीं जीता तो थोड़ा सा बड़ी देश के अंदर वो होगा कि भाई लोग कहेंगे कि भाई इनको सारे टाइम ये ट्रेनिंग में रहते हैं, अच्छी सुविधाएं लेते हैं, विदेशों में जाते हैं, तमाम चैंपियनशिपों में पदक जीतते हैं, लेकिन ओलंपिक में नहीं जीतते। थोड़ा वो दबाव इनके ऊपर हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। सब इतने वर्ल्ड नंबर 1 है कि गिनती करना मुश्किल है। अच्छा, जब तक आप बिल्कुल कागज पेन लेके नहीं बैठेंगे। और खासतौर पे लड़कियां, आपको मैं बताऊं कि 10 मीटर एयर राइफल के अंदर एलावेरिन वाला रीवा है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। शूटिंग वर्ल्ड कपों में गोल्ड मेडल जीते हुए। अच्छा। तो उनसे तो आप ये उम्मीद रहेगी ना कि भाई ये यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन के। सौरभ चौधरी पता नहीं कितने वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। मनु भाकर वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लगातार इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिताओं में पदक जीतती हैं। और मिक्स्ड इवेंट में भी ये लोग उतरेंगे, इसका हमें सबसे बड़ा फायदा, ये इंडिविजुअल में भी कर रहे हैं और मिक्स्ड इवेंट में भी जब ये उतरेंगे तो जैसे राही सरनोबत है, ये बड़ी अनुभवी हैं, तेजस्विनी सावंत है, वो अनुभवी हैं। तो इनसे मतलब काफी हमें उम्मीदें हैं। आप जैन जी ये देखिए कि ये जो शूटर जो मैं नाम गिना रहा हूँ, इन्होंने सब पुराने शूटरों को एकदम से बाहर कर दिया है। दिव्यांश पवार 18-19 साल की उम्र, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। अच्छा, आप ये सोचिए, जूनियर पे नहीं सीनियर लेवल के अंदर। क्या बात। तो ये लोग जूनियर में भी करिश्मा कर चुके हैं और एकदम से सीनियर में आते हैं, और सीनियर में आते ही जो है ये धूम मचा देते हैं। इन्होंने पुराने शूटर आप देखिए जो पिछले ओलंपिक्स में गए थे, वो सब साफ कर दिए इन्होंने, उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। वैसे संजीव राजपूत हैं, वो भी एक उम्रदराज एथलीट है, अनुभवी हैं, वो यहाँ पर हैं। इनसे क्या फायदा मिलता है, इन नए बच्चों को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है एक्सपीरियंस का। उनको जो वो बताते हैं कि भाई जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ये लोग अनुभवी हमारे साथ हैं, इतने साल से यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में आ चुके हैं। संजीव भी मेरा ख्याल है 2 ओलंपिक तो खेल चुके हैं पहले। हाँ जी, वो पिछले ओलंपिक क्वालिफाई किया था, लेकिन उनकी जगह किसी और को भेज दिया गया था। हाँ, ऐसा 2008 में भी उन्होंने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। बहुत अनुभवी निशानेबाज है और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्या बहुत लो प्रोफाइल में रहते हैं। लेकिन आपकी एक बात बहुत अच्छी मुझे ये बड़ी तार्किक लगी कि टीम की सिलेक्शन में, अच्छा क्वालिफाई तो उन्होंने खुद किया अपनी काबिलियत पर, लेकिन इतनी बैलेंस्ड, इतनी संतुलित टीम लगती है कि इसमें अनुभव भी है, इसमें ऊर्जा भी है, युवा जोश भी है, सारा कुछ मिलाकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन शूटिंग में नजर आ रहा है। और इन निशानेबाजों को आप देखिए बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है, 10-12 जो रिजर्व निशानेबाज इनके साथ भेजे गए हैं हर एक इवेंट के लिए, क्योंकि पता है कि कोरोना संक्रमण का खतरा चल रहा है, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए साथ में खिलाड़ी तैयार है।
बड़ी लंबी प्लानिंग करनी बहुत पड़ती है। जबरदस्त प्लानिंग के साथ वो तब संभव है। देखिए सरकार ने सुविधाएं दी है ना, सच बात है। सरकार इतनी सुविधाएं आपको दे रही है। और शूटिंग वैसे भी बहुत महंगा खेल है। बिल्कुल नहीं, महंगा सस्ता तो अब सारी चीजें आप सोचिए खत्म हो चुकी है हमारे देश के अंदर। जब देश के प्रधानमंत्री ने इतनी रुचि ले ली, पहले होता था कि हम देखते थे कि एक जमाने में लिएंडर पेस 2000 का जूता पहनते थे, तो उनके पिता वेस्ट पेस कहते थे कि लोग ये समझते नहीं कि ये पैसा हमें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। अच्छा। कि उसकी एक एक हमारी जो वेन्स के ऊपर क्या असर डालता है जूता, वैसा जूता लेना पड़ता है। तो ये अब मुझे एक वॉकर ने बताया कि लोग समझेंगे कि हमारा जूता लगभग 8 से 10 हजार का आता है। अगर हम वॉक की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि वो जूते ही खत्म हो जाते हैं। अगर सरकार हमें ना दे ये सब चीजें तो हम नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। वॉक में तो लगता है ना कि क्या लगता होगा भाई ये शूज पहन के, लेकिन वो शूज घिस जाता है, बहुत जल्दी घिसता है कहते हैं हमारा, तो हमें वो चीज चाहिए होता है। तो सरकार वो सारी चीजें मुहैया करा रही है। अच्छा, एक अभावों की बात होती है तो दीपिका के जीवन यात्रा पूरी याद आती है, क्योंकि जिस तरह से बहुत ही साधारण हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर दीपिका आई, तीरंदाजी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। मेरा ख्याल है वर्ल्ड रैंकिंग उनकी नंबर 1 है इस समय। तो जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है उनका, तो है ना। तो तीरंदाजी में वैसे तो खिलाड़ी सिर्फ मेरा ख्याल है 4 जा रहे हैं, मतलब इन खेलों के लिए, लेकिन दीपिका और उसके साथ जो पुरुषों का तरुणदीप राय, वो भी बहुत एक बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। 2004 एथेंस ओलंपिक में भी वो भाग ले चुके हैं। और इसी तरह अतानु दास हैं, प्रवीण जाधव हैं। तो इस टीम की परफॉर्मेंस को लेकर आपका आकलन क्या है? देखिए बहुत जबरदस्त इस समय हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि दीपिका जो है 2 ओलंपिक्स की अनुभवी हो चुकी हैं। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि तीरंदाजी की स्पर्धा 2012 के लंदन ओलंपिक्स के अंदर लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पे हुई थी। अच्छा। तो क्या होता है कि वो खुला मैदान, वहां तेज हवाएं चलने लग गई, हमारे शूटों इनके निशानेबाजों के जो है निशाने थोड़े से हिल गए तेज हवाओं की वजह से, क्योंकि उस चीज का वो एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर क्या होता है कि आप जब तीरंदाजी की किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं तो खाली तीरंदाजी के जो प्रेमी होते हैं ना, वही होते हैं देखने के लिए। लेकिन जब ओलंपिक्स की इवेंट होती है और लॉर्ड्स जैसा मैदान होता है खुला, तो उसमें पब्लिक भी ज्यादा आती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक दबाव आपके ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए जिस हम्बल बैकग्राउंड से खिलाड़ी आते हैं, मैं बहुत पहले से कहता था कि भाई इनको मानसिक मजबूती के लिए इनको मनोविज्ञानी चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस गांव देहात से आते हैं एकदम से, वो एक अलग चैलेंज होता है जिसको पार पाना होता है। बिल्कुल, आप तैयारी कितना कर लें, टैलेंट आपके अंदर कितना भी हो, कई बार क्या होता है कि दूसरे के अच्छे इक्विपमेंट देख के, क्योंकि इसमें जो तीर और धनुष इस्तेमाल होता है ना, उसकी बड़ी महत्ता होती थी। हमने वो जमाना देखा है कि जब स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम के तहत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनके कैंप्स लगते थे, लिम्बाराम के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, और श्यामलाल, अच्छा। ये लोग जब हुआ करते थे तो तीर को तरसते थे ये लोग। और ये जब तक इनके लिए वो मंगाए जाते थे, साउथ कोरिया के धनुष जिनको कि बो बोलते हैं, तब तक वो नया इजाद कर लेते थे अपने लिए। जाहिर बात है आपको सबसे बेहतरीन तो देंगे नहीं, आज मार्केट खुली हुई है, जो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट होता है वो सरकार इनके लिए मंगा के देती है। तो इस चीज का भी बड़ा असर पड़ता है। दीपिका कुमारी खुद उस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर आया, उस वजह से ये लोग ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए। अभी देखिए, अभी वर्ल्ड कप हुआ, हाँ देखिए, उसमें मेरा ख्याल है जून में ही हुआ था पेरिस में, 3 गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडल। विदेश में, अपने घर में जीतना एक अलग बात होती है, विदेशी धरती के ऊपर। और ये पति पत्नी की जोड़ी, अतनु दास इनके पति हैं, दीपिका कुमारी। और जो मिक्स्ड इवेंट, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये डाली गई है, तो ये इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में जीता, महिलाओं की टीम इवेंट भी जीता दीपिका ने, और इंडिविजुअल में भी जीता रिकर्व में। तो उनके 3 गोल्ड मेडल जीत लिए उन्होंने, और ओलंपिक से ठीक पहले ये प्रदर्शन है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो एकदम हाई। तो मुझे लगता है कि इस ओलंपिक्स में इनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर करें, और जरूर पदक इसमें तीरंदाजी में इस बार आना चाहिए। लेकिन जैनन जी, मैं आपको बताऊं, आप कितने वर्ल्ड कप में जीत लीजिए, कितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत लीजिए, जो आपको सुखद एहसास ओलंपिक का मेडल देगा ना, वो किसी चैंपियनशिप का नहीं दे सकता। ये तय बात है। किसी भी देश की जो एक पहचान है ना, वो उसके जीते ओलंपिक पदकों से आंकी जाती है। निश्चित रूप से। और देखिए, सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब चूंकि सरकार भी इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव है, इतना सपोर्ट कर रही है, धीरे धीरे परिस्थितियां एक सकारात्मक दिशा ले रही हैं। खैर, इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे राकेश जी, लेकिन अभी वक्त इस बात का है कि चूंकि घड़ी ये इशारा कर रही है कि आज का कार्यक्रम के हम समाप्ति के नज़दीक हैं, लेकिन उसके पहले आज के लिए फ़िलहाल मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि अगला अंक भी हम पोस्ट बॉक्स का इसी पर, यानी ओलंपिक खेलों पर ही चर्चा आपके साथ करेंगे उसमें। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल एक
एक गीत हम श्रोताओं को सुनवाएंगे और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 अगले हफ्ते इसी विषय को लेकर जारी रहेगा, यानी ओलंपिक खेल जो टोक्यो में होने जा रहे हैं 23 जुलाई से, उन पर और तमाम खेल ऐसे जिसमें आपके बहुत सारे पसंदीदा खेल हैं। यानी अभी हम कुश्ती की बात करेंगे राकेश जी से, मुक्केबाजी की बात करेंगे, या इसके अलावा हॉकी है, बैडमिंटन है, टेनिस है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले अंक में पोस्ट बॉक्स के। इसलिए आप जरूर जुड़िएगा उस कार्यक्रम से भी। आज के लिए फिलहाल आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।